हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 6। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से आपके साथ एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाला हूं, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो ये यानी इस टाइप से जो एडजस्टमेंट्स रहती हैं फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो आपको एनपीओ के चैप्टर में बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो को पॉज करिए, वहां पर अपनी प्रैक्टिस अगर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे फिक्स्ड एसेट का। अगर आपने फिक्स्ड एसेट का फॉर्मेट को समझ लिया अच्छे से, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली समझ लो आपको आ जाएगा। तो बड़े सारे स्टूडेंट ने ऐसा है 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में आपने मल्टीपल ईयर्स के फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाए थे। तो उन बच्चों को फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने में जरा से भी दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है पहले साइंस स्ट्रीम से उन्होंने 11th-12th किया है, बाद में उन्होंने कॉमर्स में स्विच किया है, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं हो सकती है। बाकी कोई बात नहीं, मैं तो मान के चलता हूँ सारे बच्चे नए हैं और कॉमर्स वालों ने भी 11th में ये नहीं पढ़ा होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। हाँ सर, ये मान लो, ये अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब फिक्स्ड में हमारे टेंजिबल भी आते हैं, इनटेंजिबल भी आते हैं। टेंजिबल भी आते हैं और इनटेंजिबल भी आते हैं। अब टेंजिबल में आपके हो गए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, ये सबको पता है। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों का बनाने का यही तरीका है, यही फॉर्मेट है। लेकिन अभी जो हम एग्जांपल रखने वाले हैं, हम एक टेंजिबल फिक्स एसेट का रखने वाले हैं, जो कि है मशीनरी। राइट, तो मशीनरी के मल्टीपल केसेस में कराऊंगा। पहले हम इस फॉर्मेट को क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस अगर दिया रहता है एग्जाम में, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है और सपोज करो आपको फिक्स एसेट अकाउंट बनाने की नीड पड़ गई, बहुत सारी मल्टीपल उसमें ट्रांजेक्शन दी हुई है, सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि कभी कभी इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हमें बिना अकाउंट बनाए काम हमारा नहीं चल पाता है, इसलिए हमें कभी कभी अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आपको मैं सिखा देता हूँ, जहाँ आपको नीड लगे वहाँ अकाउंट बनाओ, जहाँ डायरेक्ट हो सकता है वहाँ डायरेक्ट करो। राइट, चलिए, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट में आएगा, क्योंकि एक एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, और लायबिलिटी का होता है क्रेडिट। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट में आएगा और अपोजिट साइड पे इसका क्लोजिंग आएगा। और आपको मैंने बताया भी था, क्लोजिंग अगर आपकी क्रेडिट साइड पे दिख रहा है तो वो भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी होगी और क्रेडिट साइड छोटी होगी, तो ही तो बैलेंस इस तरफ आया होगा। तो ये भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एसेट्स को खरीदने की एंट्री क्या होती है? सिंपल सी बात है, खरीदने की एंट्री होती है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक के प्लेस पर आ गया है रिसीट एंड पेमेंट, तो यहाँ पर डेबिट में क्या आ गया? टू रिसीट एंड पेमेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया परचेस्ड। फिक्स एसेट को यहाँ पे खरीदा गया है तो आप क्या लिखेंगे? टू रिसीट एंड पेमेंट। उसके बाद फिक्स्ड एसेट को अगर बेचा गया है तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि बेचने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। लेट से मैं एग्जांपल से ये बात समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस की भी हमें कैलकुलेशन करके उनको भी बुक करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सपोज करो आपके पास 10,000 की बुक वैल्यू का फिक्स्ड एसेट आपने 12 में बेचा। पहले तो आप बैंक में आपके पास 12 आया तो फिक्स्ड एसेट को भी आप कितना कर दिए? क्रेडिट 12,000। उसके बाद 10,000 का फिक्स्ड एसेट 12 में बेचा तो आपकी बुक में तो वो 10,000 से डेबिट था। क्रेडिट कितना होना चाहिए? हटाने के लिए 10 से ही क्रेडिट होना चाहिए, 12,000 से क्रेडिट है, तो आप फिक्स्ड एसेट को 2,000 से डेबिट करेंगे और इसको बुक करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? अपना मैं डायरेक्ट भेज रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। राइट, यानी पहले क्या करना है? सेल के केस में आपको जितना भी पैसा मिल रहा है आप बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट कर लो। उसके बाद देखो क्या वो फिक्स्ड एसेट हमारा बंद हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आपको उसको क्लोज करना है, क्योंकि ये सिंपल बात है, जब कोई एसेट सेल कर दिया गया है तो बंद होना चाहिए अकाउंट। तो इसीलिए हमारे पास क्या था? 10,000 का फिक्स्ड एसेट था, हो गया था यहाँ पे क्रेडिट 12, हमें 10 ही बनाना है, तो हमने 2,000 को डेबिट करके वो किस में डाल दिया? क्योंकि एक्चुअल में वो 2,000 प्रॉफिट का अमाउंट है।
तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दिया। मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को हमने सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज दिया, राइट। तो इन दोनों एंट्री को अगर आप पोस्ट करोगे तो आप पाओगे यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट हो रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 12,000 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आपका इधर आ जाएगा, इस एंट्री से आ रहा है फिक्स एसेट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। अगर लॉस होता तो ऑब्वियसली रिवर्स एंट्री हो जाती, तो लॉस के केस में यहाँ पे बैलेंस आ जाता। और फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री सभी स्टूडेंट को आती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। और क्योंकि हम नेट एंट्री करने वाले हैं तो खर्चे और इनकम की जगह आप सीधा क्या लिख दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट में क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, ये आ गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक बार सारी की सारी ट्रांजैक्शन को आराम से, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, आराम से देख लो, क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ, चलो और भी तरीके हैं इसके। देखो जी, सीधी बात है, एक फिक्स्ड एसेट हम अकाउंट बना रहे हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो आपको समझ आ ही गए हैं कैसे डालने हैं। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। एसेट्स यानी डेबिट साइड में, सॉरी, एसेट्स हमारे डेबिट साइड में बढ़ेंगे और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होंगे, ठीक है ना। डेबिट साइड में एसेट बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड में एसेट घटते हैं। तो आप चेक कर लो बढ़ क्यों रहा है। हमने यहाँ पर खरीदा है, फिक्स एसेट हमने खरीदा तो इसलिए एसेट बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ तो एसेट बढ़ गया। इधर यहाँ पे हमने सेल किया तो एसेट घट गया, लॉस हुआ एसेट घट गया, डेप्रिसिएशन हुआ तो एसेट घट गया। तो ये भी सिंपल तरीका है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। आप बताओ आगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, साथ में बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन हटा दूँ, इस अकाउंट से अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूँ तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट बन जाता है। ओह, क्या बोल दिया, अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूँ तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाता है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाता है। देख लो बिल्कुल सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग, बेचा तो बाई रिसीट एंड पेमेंट, खरीदा तो टू रिसीट एंड पेमेंट, प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया डेबिट साइड पर, और लॉस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिया क्रेडिट साइड पर। डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट के केस में नहीं होता है, राइट। चलो, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। हाँ सर, ये समझ में आई हैं हमारे, हम अब इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बेस्ट ये रहेगा कि आप नोटबुक पेन ले लीजिए, लेट के वीडियो मत देखा करो, तमीज़ से देखा करो, ताकि हर चीज़ इन वीडियोस का आपको बेनिफिट पूरा मिल जाए। चलिए, लेक्चर नंबर 6 है एनपीओ का, तो आज हम एडजस्टमेंट ही देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फॉर्मेट तो हमने सीख लिया, वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे है। चलिए जी, जल्दी से हम सारे केसेस 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आ रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट्स। तो कोई बच्चा हो सकता है वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सब बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ ये सब सीखना पड़ेगा, ये बेटर वर्ड है कि हमें ये सब सीखना पड़ेगा। हमारे एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन वो दे सकता है, खासकर बीकॉम लेवल पर या किसी अदर प्रोफेशनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। वो रिसीट्स एंड पेमेंट भी दे सकता है, बाकी तीनों आपको बनाना पड़ेगा। वो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दे सकता है, तो दोनों रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बनाना पड़ेगा। या कभी कभी वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट दे देगा, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमें हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल केसेस करा के आपको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ, राइट। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस पूरे सेट में से, ये जो पूरा सेट था हमारा, जो मैंने यहाँ पे, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ना अलग निकाल लिया, यानी मैंने उसको क्वेश्चन का पार्ट बना दिया। आप देख रहे हो रेड लाइन, तो मैंने यहीं से कट किया है इसको, ऊपर आप रेड बाउंड्री इसकी देख रहे होगे, तो इसी के अंदर था, ये चारों का एक सेट था, मैंने इसी से कट करके उसको अलग रख दिया। और साथ में मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सर इसमें तो एडजस्टमेंट नहीं है, हाँ ये क्योंकि केस हमने बिल्कुल बेसिक लिया है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको मिलेंगी। यानी क्वेश्चन में क्या मिलने वाला है, रिसीट्स एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट्स, उनसे हमें क्या बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, रिसीट, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो चलते हैं जरा,
सर आपने तो सॉल्यूशन में एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बना रखा है, ये मैंने इसलिए बना रखा है आपको अगर नीड लगती है तो आप इसको बना लीजिए, नहीं लगती है आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। चलो, तो क्योंकि बड़े सारे हमारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं ना सर हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो भैया आप डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट में हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेमेंट साइड पर मशीनरी दिख रही है, यानी ये मशीन ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी गई है 3 लाख रुपए की। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? हाँ सर बिल्कुल एग्री करते हैं, पेमेंट करी है तो मतलब खरीदी गई है, ठीक है ना, डेट वगैरह कुछ नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी हमें परचेज है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है इसके बारे में, आप मुझे सोच कर बताओ, बिल्कुल ध्यान से बताओ, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर मशीन खरीदी है तो क्या इसका ओपनिंग बैलेंस है? अगर क्वेश्चन ने हमें नहीं दिया तो क्या ओपनिंग बैलेंस होगा? हम मानेंगे 0। भाई क्वेश्चन ने नहीं बताया ड्यूरिंग द ईयर मशीन खरीदी गई है तो इसका मतलब पहले मशीन नहीं थी। क्या इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने जो मशीन ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है वो क्लोजिंग बैलेंस में ही तो दिखेगी। हाँ, तो आप चाहें तो उसको डायरेक्ट आप डाल दीजिए। तो पेमेंट साइड पर आ रहा है और ये किस नेचर का एक्सपेंडिचर है? ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। एक इम्पैक्ट तो इसका यहाँ आ गया और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। सर अगर इसको हम बाई चांस हम कंफ्यूज हो गए और हम इसका अकाउंट बनाना चाहते हैं, बना लो, 1 मिनट लगेगा। आपने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं है, आपने 3 लाख की मशीन खरीदी है और बताओ इस अकाउंट को पूरा करने के लिए तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग में कितना डालूंगा? 3 लाख रुपए डालूंगा, तो ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट में चला गया, यानी वहीं से तो आया है। और दूसरा ये बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि जो भी बच्चे पूरी वीडियो सीरीज सीक्वेंस में पूरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो भी हमने अभी तक अपलोड करी हैं, अब उनको एक आदत हो गई होगी, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड, हम उसके हर एक आइटम को अपने तीनों जगह पे ओपनिंग, क्लोजिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजते हैं। इवन रिसीट एंड पेमेंट में भी भेजते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का ही पार्ट है तो वहाँ वो तो हमें दिया ही हुआ है, तो वहाँ क्यों भेजेंगे, है ना। तो अब इस तरह से, और सर हमें तो रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको ज़रूरत पड़े तो बनाना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने कांटा लगा दिया। आगे चलते हैं। सर इसका इम्पैक्ट डाल दो ज़रा। हाँ, तो कहाँ आएगा? सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। और यहाँ पे ओहो, ये फॉर्मेट हमारे पुराना ही कॉपी हो गया है, तो कोई बात नहीं, चलो लोकल रेंट हमने समझाया था। तो ये बताओ ज़रा, हमारा मशीनरी यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख रुपीज़ का, क्लियर है। बाकी और कहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं आएगा। सर डेप्रीशिएशन आता है, लेकिन डेप्रीशिएशन का रेट तो दिया होना चाहिए, तो रेट हमें दिया नहीं है, हम कैसे लगाएं डेप्रीशिएशन? हो सकता है साल के एंड पे खरीदी गई हो मशीन, इस साल डेप्रीशिएशन लगा ही ना हो। सर ये भी हटा दीजिए, लोकल रेंट इसमें गलती से, चलो कोई बात नहीं यार, छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी जीवन में, उनसे कभी घबराना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमने ड्यूरिंग द एक मशीन खरीदी है 3 लाख रुपए की, पेमेंट है, इसका मतलब मशीनरी हमने परचेज करी है। सर यहाँ पर तो एडजस्टमेंट भी है, और ये कौन से साल के लिए हम काम कर रहे हैं? 23-24 के लिए, 23-24। मशीनरी का बैलेंस क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट में 7 लाख और क्लोजिंग है 9 लाख। सर हम इसमें चाहते हैं अकाउंट बनाना, वैसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकाउंट की हेल्प से करा देता हूँ, फिर डायरेक्ट भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। सर ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में डाल दो 7 लाख, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में डाल दो 9 लाख, ओके डाल दिया। फिर हमने मशीनरी खरीदी थी, तो ये कहाँ आएगा? रिसीट एंड पेमेंट 3 लाख रुपए। प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं है, बेची नहीं है मशीन, ये भी नहीं है, लॉस ऑन सेल ये भी नहीं है, ठीक है। अब सर यहाँ पर अगर इस अकाउंट को हम बंद करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है डेबिट साइड में 10 लाख, तो क्रेडिट साइड में भी 10 लाख ही रखना पड़ेगा टोटल में, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड तो छोटी है, तो जो बड़ी साइड होती है दोनों तरफ रखेंगे, ओके। अब सर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि हम इसको सेल माने 1 लाख को, या हम डेप्रीशिएट माने, क्या माने? आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या सेल साल दर साल होती होगी या डेप्रीशिएशन साल दर साल लगता होगा? बताओ मुझे।
सर सेल तो साल दर साल नहीं होती, डेप्रिसिएशन साल दर साल लगता है, हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। तो आप किसको मानेंगे, जिसकी वेटेज ज़्यादा है। तो हमेशा अगर आपको इस बात में कंफ्यूजन होती है कि भाई यहाँ पर मैं किस में फिगर डालूँ, मैं सेल भी मान सकता हूँ, मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी मान सकता हूँ, तो भैया तुम्हारे पास ऑप्शन है डेप्रिसिएशन ही मानो, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा बार होता है, हर साल होता है। तो यहाँ पे 1 लाख। अगर सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें बनाना पड़ गया और इधर बैलेंस आ रहा है, फिर तो वहाँ पे तो डेप्रिसिएशन होता ही नहीं, तो वहाँ पे क्या मानोगे, सेल, राइट। चलिए ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई है। तो सेल के सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया, बाकी यहाँ पे एक बैलेंस ही फिगर आई थी डेप्रिसिएशन, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, अब सर हमें इनकी पोस्टिंग करनी है, फटाफट से हम पोस्टिंग करेंगे। आपने एक तरीका हमें बताया था कि फटाफट से आप पोस्टिंग कर लिया करो। अब देखो यहाँ पर 4 आइटम नहीं, उससे ज़्यादा हैं। अगर आप वही तरीका लगाओगे, उसमें बस आपको ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज जाएंगे, बाकी सब क्रॉस जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज जाएंगे, बाकी सब क्रॉस जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। फिक्स्ड एसेट का क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं जी मशीनरी। हर एक आइटम को आपको ट्रांसफर करना है। कितना है, 7 लाख रुपीस। उसके बाद हमारी आइटम आती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये तो क्रॉस ट्रांसफर जाना है, हाँ, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट से ही तो हमने ये लिया है, यानी रिसीट एंड पेमेंट तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो ये वहाँ पे चला गया, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, ओके। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट नहीं है, छोड़ दो। रिसीट एंड पेमेंट छोड़ दो, सेल नहीं है, ये भी छोड़ दिया हमने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ क्रेडिट है, वहाँ डेबिट जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप यहाँ पे लिख दोगे टू फर्नीचर, ये क्या था, अच्छा यहाँ पे मशीन का हमने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे मशीन लिख दो भाई, मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे आप चाहो तो डेप्रिसिएशन मशीन लिख सकते हो, और यहाँ लिखना चाहो तो मशीन अकाउंट से ही आया है तो मशीन अकाउंट भी लिख सकते हो, और ब्रैकेट में आप लिख दो डेप्रिसिएशन। 1 लाख रुपए का यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। सर ये लोकर एंड यहाँ से हटा देना, हाँ ये तो मुझे हर बार, क्योंकि हर फॉर्मेट में ही पेस्ट हो गया है, कई बार जल्दीबाजी में ये चीज़ हो जाती है, ध्यान नहीं रहती। ठीक है कोई बात नहीं, हटा दिया हमने, यहाँ से भी हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और क्या आइटम बची है, देखो और क्या आइटम बची है, और हमारे पास बचा है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट पे जाते हैं। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जो बैलेंस आपको दिख रहा होता है क्रेडिट साइड पे, असल में वो डेबिट बैलेंस होता है। तो कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और लिखेंगे मशीनरी। कितना है, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीस। ठीक है सर, ये सारी की सारी आइटम पोस्ट हो गई हैं, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, ओके। ऐसे ही काम करना है आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस, सर नेक्स्ट केस हम बिना देखे करेंगे, कोई बात नहीं, आप बिना देखे करो। देखो यहाँ पे इसको पहले समझ लेते हैं। हमारे एग्जाम में मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट भी दिए हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। पेमेंट साइड पर भी मशीन है, पेमेंट करी है तो मशीन आई है, इसका मतलब सीधा सही है, यानी 3 लाख रुपए की मशीन यहाँ पर खरीदी गई है। और सर इसमें खास बात एक और है, यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड पर भी है। तो रिसीट्स यानी हमने मशीन बेची होगी, हमने मशीन बेची होगी। और जब भी कोई आप फिक्स्ड एसेट बेचते हो तो उसके प्रॉफिट और लॉस की भी बात होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इस बात का हिंट जरूर देगा कि वो मशीन कितने की थी। सर मान लो नहीं दिया तो आप मान लो उसको बुक वैल्यू पर ही बेचा गया, यानी जो भी उसकी वैल्यू दी गई है, सेल प्राइस जो भी दिया गया है वो बुक वैल्यू है ना, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब देखो यहाँ पर ये पेमेंट हुई है तो मशीन खरीदी गई है 3 लाख की, यहाँ पे पेमेंट आई है यानी रिसीट्स है, तो यहाँ पे मशीन बेची गई है और इसकी बुक वैल्यू है 90,000। तो इसका मतलब यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, 60,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है। चलो सर फटाफट से डालते हैं इस बार। चलिए 7 लाख ओपनिंग में डालोगे, हाँ जी ओपनिंग में डालेंगे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 8,10,000। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग को चेंज कर दिया, 8,10,000 हमारा क्लोजिंग है।
ओपनिंग भी डाला, क्लोजिंग भी डाला। अब हम क्या करेंगे, परचेज कितने में करी है, परचेज आपकी 3 लाख में परचेज है, तो परचेज यहाँ पे आ जाएगी 3 लाख। और सेल कितने में करी है, सेल करी है सर 1,50,000 रुपये में, तो सेल किधर आएगी बताओ जी बताओ, सेल आएगी यहाँ पर। ये नया पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से, इसलिए मैं रेड कलर से इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से इसको कवर कर लो। 1,50,000 की सेल हुई और यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो लॉस तो नहीं हो सकता जब प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया है, 90 की मशीन को हमने 150 में बेचा, तो 60,000 का यहाँ पे हो गया जी प्रॉफिट। क्लियर है सर? अब इस अकाउंट को हम बंद करते हैं। ओके करो जरा बंद। 3 लाख प्लस 7 10,60,000, 10,60,000 टोटल आ रहा है, 10,60,000। 10,60,000 में से ये अमाउंट आपको हटाना पड़ेगा। हाँ जी 10,60,000 में से ये माइनस कर लीजिए ज़रा आप, 1,50,000, 8,10,000, तो आपका डेप्रीशिएशन यहाँ पे आ रहा है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का आपका डेप्रीशिएशन यहाँ पे आ गया। इसको हम बैलेंस सी फिगर रख देते हैं, सर्कल मतलब बैलेंस सी फिगर सॉरी। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो भाई हमें अकाउंट बनाने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे सेल भी है, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन कहीं ना वो गलती कर सकता है। हो सकता है वो आगे जाके पोस्टिंग गलत कर दे, कोई पोस्टिंग डालना भूल जाए, मतलब जैसे हम अभी डालने वाले हैं, तो हो सकता है वो चीज़ें वो भूल जाए और उसकी बैलेंस शीट टैली ना हो। तो बेटर ये नहीं है कि भाई थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा लो, फिर लास्ट में आपकी बैलेंस शीट एक बार में मैच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो लास्ट में जाके बैलेंस शीट टैली होगी नहीं, उस चीज़ को आप ढूंढने के चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो बेटर ये है कि तमीज़ से करो, तरीके से करोगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। चलो जी, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख की हमारे पास, और ये फिक्स एसेट ना, वही फॉर्मेट की प्रॉब्लम है, तो आप समझ लेना। हाँ सर हम समझ जाएंगे, फिक्स एसेट बोले तो यहाँ पे क्या है, मशीनरी अकाउंट। चलो जी, तो यहाँ पे मशीनरी आपकी वही 7 लाख रुपीज़ है। सर ऊपर से ही कॉपी कर दो, नहीं भाई मैं आपके साथ हूँ, आपको भी तो बार बार लिखना पड़ रहा है ना। ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है। आगे रिसीट्स एंड पेमेंट से ही आया है, वहाँ आप कहाँ भेजोगे, वहीं से तो लाया है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड प्रॉफिट हो गया है हमें ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो आप मशीन अकाउंट लिख दो, जिस अकाउंट से आया उसका नाम लिख दो और ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दो। सर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हाँ वो भी लिख सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आगे बात आती है रिसीट एंड पेमेंट। अगर नहीं हमें दिया होता तो ये रिसीट एंड पेमेंट डेबिट जाता, वहीं से हम लेकर आए हैं। ठीक है, आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये है नहीं, अगर ये होता सपोज करो तो ये डेबिट साइड में आता, सिंपल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेप्रीशिएशन 1 लाख रुपए का, तो आप टू मशीनरी ब्रैकेट में डेप्रीशिएशन, या फिर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी भी लिख सकते हैं, 1 लाख रुपीज़। आगे चलते हैं। सर एक आइटम इसकी अभी रहती है, देख लेना, कोई आइटम छूटनी नहीं चाहिए, अगर छूट गई तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। सर ये रहती है 8,10,000, और ये कौन सा है, आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखने हैं, और हम लॉजिक भी लगाएं तो कौन से बैलेंस है, डेबिट, तो लो करेंट अभी हटा देंगे, मशीनरी लिख देते हैं। मशीनरी अकाउंट तो क्या यहाँ नहीं लिखते हैं, मशीनरी लिख दो 8,10,000। चलिए जी बताइए, मुझे समझ में आ रहा है? हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, जल्दीबाजी नहीं है, देख लो आराम से। अभी से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि आगे जाके हमें बड़े बड़े क्वेश्चन प्रॉब्लम में आए ना, है ना। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना, मैं फंड बेस अकाउंटिंग समझाने वाला हूँ। फंड बेस अकाउंटिंग या फंड बेस अकाउंटिंग को अभी बाद में हम समझेंगे, हम समझ लेते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। यहाँ पे कंज्यूमेबल आइटम्स की एक एडजस्टमेंट बड़ी पॉपुलर और इम्पोर्टेंट है, तो पहले हम वो कवर करेंगे, फिर फंड बेस अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट।
सर इन्वेस्टमेंट तो हम वैसे भी खुद ही कर लेंगे, तो सिंपल सा है, उसी के जैसा है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो कर लो, प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखो गायब हो गया, बाकी सब चीज़ें सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका इंटरेस्ट भी तो आएगा, सोचो इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ सर इंटरेस्ट भी बिल्कुल आएगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 5 लाख की यहाँ पे दी हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट ये ड्यूरिंग द ईयर खरीदी गई है। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट साइड में हमने उसका इंटरेस्ट भी रिसीव करा हुआ है 25,000, राइट। चलिए, तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है, कोई एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है तो ऑब्वियसली है वो कहाँ पे जाके बैठेगी, बैलेंस शीट में, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जाने वाली है, राइट। तो उसका सेकंड इम्पैक्ट आपको समझ में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। सर लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट इसका क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अलग है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट हो गया और इंटरेस्ट हमारा हो गया इनकम। तो बड़े सारे बच्चे, बहुत सारे, ऐसा नहीं कह रहा मैं, थोड़े बहुत बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट में ये गलती करते हैं, सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्या इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसी का तो वो ब्याज है, तो नहीं आएगा, आना चाहिए। उनको ऐसा लगता है ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, वो इनकम अकाउंट, वो एक सेपरेट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट एक सेपरेट अकाउंट है, ये गलती मत करना। क्या कहीं पर भी इंटरेस्ट की बात हुई है इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते टाइम? हमने देखो, हमने ओपनिंग बैलेंस रखा इन्वेस्टमेंट का, क्लोजिंग यहाँ पे रखा, परचेज हो तो डेबिट, प्रॉफिट हो जाए सेल के ऊपर तो वो डेबिट, सेल कर दें तो क्रेडिट, लॉस हो जाए तो क्रेडिट। कहीं पर इंटरेस्ट की बात हुई है? क्योंकि सिंपल बात है, वो इंटरेस्ट यहाँ पे एक एसेट अकाउंट है और गलत बोल दिया, जो इन्वेस्टमेंट एक एसेट अकाउंट है, इंटरेस्ट हमारा एक इनकम अकाउंट है, तो वो एक अलग है। तो सर अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं है, एक बैलेंस शीट में आप लिख दो, बैलेंस शीट में लिख दो जी एसेट साइड पर, और दूसरा इंटरेस्ट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इनकम है, आप क्रेडिट साइड पे लिख देना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। सर क्या गलती कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों लिख रहे हो, क्लोजिंग में लिखा जाएगा, क्लोजिंग में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर खरीदी गई है। कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है? 5 लाख की, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खरीदी गई है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस उसका आ जाएगा। आप अगर चाहो तो अकाउंट बना के भी इसको चेक कर सकते हो, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको 2 मिनट लगेगा समझाने के लिए मेरे को, जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो अकाउंट का सहारा ले सकते हो आप। हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खरीदी है 5 लाख की, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस अकाउंट में, तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। तो जब इसको डबल पोस्टिंग आप करते हो तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे रख दोगे। ठीक है सर, ये भी सही है। आगे चलते हैं। अब ये इनकम के लिए आपको कोई नीड नहीं है कोई अकाउंट बनाने की, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं आ रहा है इनकम से रिलेटेड। आप सीधा का सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको क्रेडिट कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। $25,000। सर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि इन्वेस्टमेंट की हमें डेट बता दे वो, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दे। अगर वो डेट बता देता है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदी है साल के शुरुआत में खरीदी, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उसका 10% का रेट बता दिया सपोज, तो क्या होगा भाई? फिर तो ब्याज आपका कितना बनना चाहिए? 5 लाख पे 10%, तो पूरे साल का 50,000 बनना चाहिए, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में तो दिख रहा है 25,000। इसका मतलब बाकी इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट, तो वो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और सेकंड इंपैक्ट उसका कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट हो गई है ना, तो वो भी आप ध्यान रखोगे। फाइनल अकाउंट में भी ये बात आती है, अगर इन्वेस्टमेंट के साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप ट्रायल बैलेंस पे देखते थे कितना रिसीव हो चुका है, पहले कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट करके आप देखते थे कितना बनता है, कितना ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो माइनस करके आउटस्टैंडिंग की फिगर निकालते थे, है ना। वो तो बात आपको समझ में आ ही जाएगी। कोई बात नहीं, अगर मान लो हम इसको केसेस में डिस्कस नहीं भी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये वहाँ पर पॉइंट अगर आता है तो हम समझेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे, चिंता मत करो। अब ये केस बड़ा पॉपुलर केस है,
यहाँ पे इस तरह से दिया होता कई बार, यानी इन्वेस्टमेंट का पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है रिसीट्स में हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1,20,000 रुपये। ब्रैकेट में एक बात लिखी गई है यहाँ पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर फुल ईयर एट द रेट 12%। इससे आपको क्या हिंट मिल रहा है सर? इससे एक तो बात हमें ये पता चल रही है कि इन्वेस्टमेंट तो है, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसका ब्याज हमें मिला है, तो इन्वेस्टमेंट तो है ना। भले ही पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी है, तो इन्वेस्टमेंट तो है। अगर इन्वेस्टमेंट को हमने नहीं रिकॉर्ड करा, उसको कंसीडर हमने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होंगी, क्योंकि एसेट आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, एक इंपॉर्टेंट एसेट आप रिकॉर्ड कैसे नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब मुझे दोबारा से मैं क्वेश्चन आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा हूँ, पहले ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन हम देखेंगे कि जब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा एक एसेट है वो कहीं ना कहीं तो है, तभी तो इंटरेस्ट आ रहा है। क्वेश्चन में हमें बताया नहीं, कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको सिंपल पता है ये पूरे साल का ब्याज है, और जो ये ब्याज है ये क्या है? ये 1,20,000 है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ढूंढना है तो इसके रेट से ही आप डिवाइड कर दीजिए। सर ये तो आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना आया? 10 लाख। तो आपको क्या करना है, जितनी परसेंट में वो फिगर है उसी परसेंटेज से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। सर लेकिन ये बात ना हमें अच्छे से समझ में नहीं आई है, ये आपने कैसे निकाला? कुछ नहीं है भाई, मैं तो सिंपल सी एक बात जानता हूँ। देखो क्या होता है, इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला होगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर हमने निकाला होगा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो ये बताओ इंटरेस्ट हमें कितना दिया है? इंटरेस्ट हमें दिया है 1,20,000 का। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम निकालना चाहते हैं, एसेट की वैल्यू। तो ये जो रेट है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पे रेट क्या है? यहाँ पे है 12%, 12/100 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। तो अब भी करके देख लो, वही तो आ रहा है 10 लाख रुपए। चेक कर लो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ नहीं हुआ, ये वही है कैलकुलेशन, बस वो मैंने फास्ट कर दी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, रेट से डिवाइड करके उसकी वैल्यू ढूंढ लोगे। तो ये मोस्ट पॉपुलर केस है इन्वेस्टमेंट का। तो अब ये बताओ मुझे, ड्यूरिंग द ईयर तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई खरीदी जाती तो यहाँ पे होती ना, इन्वेस्टमेंट कोई की जाती तो ये पेमेंट साइड पे होती। इसका मतलब पूरे साल का ब्याज मिल रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ओपनिंग से ही इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, यानी ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का। ये बिल्कुल आपको हिंट मिल रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस है तो क्या करोगे? सर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। अक्सर बच्चा क्या करता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो लिख देता है और क्लोजिंग में डालना भूल जाता है। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में है और कुछ भी नहीं हुआ, ना परचेज हुआ ना सेल हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये बताओ वो क्लोजिंग में भी तो होगा। इस अकाउंट को आप बंद नहीं करोगे पूरा? हाँ सर सीधी बात है, अगर कोई आइटम ओपनिंग में बैलेंस है और ना तो वो परचेज हुई ना सेल हुई, तो क्लोजिंग में भी तो होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इसको ओपनिंग में डाल देते हैं, क्लोजिंग में डालना भूल ही जाते हैं। भैया अगर ये वाली प्रॉब्लम है ना, तो अकाउंट बना लो, 2 मिनट में बना लो, ऐसे टी शेप में बना के बस देख लो। जरूरी नहीं है पूरा फॉर्मल तरीके से अकाउंट बनाना, लेकिन चेक तो कर सकते हो। हाँ सर, जहाँ कन्फ्यूज़न होगी हम अकाउंट बना के काम कर लेंगे। आओ जरा, तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई 10 लाख रुपए, और सेम हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसका मतलब ये हुआ, जिन आइटम के ओपनिंग बैलेंस हैं, अगर उनमें कुछ भी नहीं हुआ ड्यूरिंग देयर, ना खरीदा ना बेचा, अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो क्लोजिंग बैलेंस में भी सेम अमाउंट पर आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट है हमारा यहाँ पे 1,20,000, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा।
बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ₹1,00,000। चलिए अब एक केस और देख लेते हैं, बस ये आज का लास्ट केस है हमारा, और इसके बाद ये लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये लास्ट केस आप देख लीजिए। चलिए जी, अब देखो यहाँ पे बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। हमने इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग देयर खरीदी भी है, हमारे पास ओपनिंग में भी है इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कुछ बेची भी है, उसका हमने रिसीव भी करा कुछ इंटरेस्ट। तो कोई बात नहीं, टेंशन की बात क्या है। तो एक एक इन्फॉर्मेशन को फटाफट डालते चले जाओ। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बताओ, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 2 लाख रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बताओ, 6 लाख का क्लोजिंग है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने की है? 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है। हमने बेची भी है क्या? हाँ, हमने बेची भी है। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख, हमने बेच दी 70 में। कितने में बेची? 70 में। 70 इधर लिखो, और क्योंकि यहाँ पे 30,000 का लॉस हो चुका है तो लॉस ऑन सेल, ठीक है ना। फिक्स एसेट में मैंने प्रॉफिट वाला केस डिस्कस कर लिया, इन्वेस्टमेंट में लॉस वाला केस डिस्कस कर लिया, राइट, ताकि आपके दोनों कवर हो जाएं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है, सीधा का सीधा आप यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको ले जाइए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, 30,000 का यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं कुछ चीज़ छूटी ना हो। यहाँ पर 2 + 5 7 लाख टोटल हमारा बना, और यहाँ का भी कितना हो गया? 7 लाख टोटल हो गया, ठीक है। अब पोस्टिंग कर दो फटाफट से। तो इन्वेस्ट में एक एसेट है, अब चाहे तो लॉजिक के साथ चलें या क्रॉस ट्रांसफ़र करना है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जल्दी से एक बार इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आप फटाफट से ले जाइए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट था इन्वेस्टमेंट का, एक एक करके चलते हैं। 2 लाख ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट, अगर रिसीट एंड पेमेंट नहीं दिया होता तो रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड डालते, तो वहीं से लेकर आए हैं, वहाँ पे तो वो क्वेश्चन का पार्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आइटम है ही नहीं, से रिसीट एंड पेमेंट से लाए हैं, वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप डालना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी आप डाल दीजिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए लॉस, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लिखा जा सकता है। उसके बाद डेप्रीशिएशन, सर यहाँ पे फॉर्मेट से आया है, वो हटा दीजिए, डेप्रीशिएशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट एज इट इज़ आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो सर क्रेडिट साइड पे डेबिट बैलेंस होता है। सर एक बात को इतनी बार रिपीट क्यों करते हो? ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बातें बैठ जाएं। बच्चे कहते हैं ना चैप्टर मुश्किल है, भाई आप ध्यान से चीज़ों को समझो, ध्यान से करो, ये आपके बहुत सारे बेसिक फंडे स्ट्रॉन्ग करने वाला चैप्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों ही एडजस्टमेंट हमारी बड़ी अच्छी तरीके से कवर हो गई हैं। अब हमें बड़े क्वेश्चंस में इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन अगर इस वीडियो ने किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।